Okay, students, we are going to start another interesting topic related to chapter number 1. And let me share a PPT. जी बच्चों, can you see this PPT? Yes, sir. Yes, sir. जी बेटा. It's our week 3 has been started and it's our lecture number 1. Today we are going to discuss what is flowchart and symbols of flowcharts. Another topic is guideline for drawing a flowchart. How can we draw a flowchart? What are the rules for drawing a flowchart? By the end of this lesson, students will be able to understand the concept of flowchart. Okay, what is a flowchart and how can we make a flowchart? What are the symbols of a flowchart? But first we take a recap what we have studied in the previous lecture. एल्गोरिदम ने पढ़ा था. एल्गोरिदम भविष्य क्या कहना कितने ना एंट्री मांग रहे हैं जी 2-3 बार हमने एल्गोरिदम पढ़ा था. एल्गोरिदम क्या था कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स थे दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है ना. और उसको हम एल्गोरिदम को क्या कहते थे? स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम कहते थे. क्यों स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम कहते थे? क्योंकि हम उसमें स्टेप्स लिखते थे और सबसे पहला स्टेप क्या होता था और सबसे लास्ट स्टेप क्या होता था? स्टार्ट और स्टॉप होता था एल्गोरिदम का. और उसके दरमियान हम सारे अपने एल्गोरिथम्स के स्टेप्स लिखते थे जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता था. हर प्रॉब्लम को हर स्टेप को हम एक नंबर देते थे. लेकिन ये हमने लाजमी कहा था कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, क्योंकि एल्गोरिदम हमेशा नहीं चल सकता. कभी कोई प्रोग्राम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. तो इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए. सबसे पहला स्टार्ट होना चाहिए, लास्ट में स्टॉप होना चाहिए और दरमियान में हमारे पास एल्गोरिथम्स के जो स्टेप्स हैं वो लिखने चाहिए दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. खास टास्क को, एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो स्टेप लिखे जाते हैं. ठीक है जी. इसको हम एल्गोरिथम कहते थे. एल्गोरिथम्स हमने बनाने का उसकी स्ट्रेटजीज भी देखी थी. क्या थी कि सबसे पहले हम उसके इन्वेस्टिगेशन करते थे. इन्वेस्टिगेशन में हम उसके प्रोसेसेस निकालते थे, उसमें रेपिटेशन निकालते थे, उसके वेरिएबल्स निकालते थे, उसमें जो कोई डिसीजंस है वो निकाल लेते थे. सेकंड स्टेप पे हम उसकी प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम बनाते थे, यानी कि इब्तदाई एल्गोरिदम बनाते थे. क्योंकि जब भी हम इब्तदाई एल्गोरिदम पहला एल्गोरिदम बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स रिपीट हो सकते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी. तो हमने पहले इन्वेस्टिगेशन की. इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने इब्तदाई एल्गोरिदम बनाया और एल्गोरिदम बनाने के बाद हमने उसमें तीसरे नंबर पे क्या किया था? उसकी रिफाइनमेंट की थी. अब रिफाइनमेंट क्या थी? रिफाइनमेंट ये थी कि हमने एक स्टेप के अंदर उसके फर्दर स्टेप्स या सब स्टेप्स में उसको डिवाइड कर दिया था. और हमने चाहे जब एक बना रहे थे उसका एल्गोरिदम, तो हमने देख लिया था कि उसमें एल्गोरिदम बना रहे थे तो उसके एक स्टेप के अंदर जब फर्दर स्टेप देंगे तो 1.1 बन जाएगा वो स्टेप, और उसके अंदर जब हम और फर्दर स्टेप्स देंगे तो 1.1.1 बन जाएगा. ये हमने टी बनाने का एक एल्गोरिदम बनाया था. बेसिक टी बनाने के स्टेप्स एल्गोरिदम के 5 थे, लेकिन हमने जब उसको फर्दर डिवाइड किया, उसकी रिफाइनमेंट की, तो उसमें बेशुमार छोटे छोटे स्टेप्स बन गए. और ये रिफाइनमेंट इसलिए एल्गोरिदम में की जाती है ताकि हमें उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और सॉल्व करना आसान हो जाए. ठीक है बच्चों. तो एल्गोरिदम और इसकी हमने टी जो बनाई थी, इसका एल्गोरिदम याद है, रिफाइनमेंट का भी पता है ना आपको. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी. जी अब वो कहता है जी फ्लोगोरिदम क्या चीज है? व्हाट इज फ्लोगोरिदम? फ्लोगोरिदम इज अ सॉफ्टवेयर, एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो नेट पे अवेलेबल है. फ्लोगोरिदम आपको नाम से पता लग रहा है कि किस चीज का है. इसमें फ्लो चार्ट भी होगा प्लस एल्गोरिदम भी है, यानी कि दोनों को मिला के उसने क्या बना लिया है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया है जिसे हम कहेंगे फ्लोगोरिदम है ये. ठीक है. और इसमें होता क्या है? इसमें आप जब एल्गोरिदम के स्टेप्स देते जाते हैं तो वो उसकी डायग्राम के मुताबिक उसका फ्लो चार्ट खुद ब खुद ड्रॉ करना शुरू कर देता है. ये मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ है,
इस लिंक को क्लिक करेंगे तो फ्लोगोरिदम आपका ओपन हो जाएगा। आप उसमें देखेंगे कि किस तरह हम एल्गोरिदम्स के स्टेप्स को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को कन्वर्ट करता जाएगा। इसको कहते हैं फ्लोगोरिदम। तो इसको ज़रूर आपने देखना है, प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को। ठीक है जी। अब फ्लो चार्ट वो कहता है जी फ्लो चार्ट क्या है। हमें एल्गोरिदम्स का तो पता था कि एल्गोरिदम्स हमने ले लिए हैं जी, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। हर स्टेप पे हमने क्या लिखा हुआ है, एक काम लिखा हुआ है, एल्गोरिदम का एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये एल्गोरिदम में काम होना है। और जब वो सारे एल्गोरिदम्स की स्टेटमेंट्स रन कर जाती हैं, एग्जीक्यूट कर जाती हैं, तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है। जिस तरह हमने सम करने का, दो नंबर को सम करने का एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, पहले हम स्टार्ट लिखेंगे, एंड पे हम स्टॉप लिखेंगे। पहले स्टेप में हम a इज इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू 10 करेंगे, दूसरे स्टेप में लेट b इज इक्वल टू 20 करेंगे, तीसरे में लेट सम इज इक्वल टू a प्लस b करेंगे, और फोर्थ स्टेप पे हम उसके सम को प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारा जो स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम है, ये क्या काम कर रहा है, ये हमारे दो नंबर्स को सम कर रहा है। अब इसी तरह फ्लो चार्ट क्या है, हम इस हर सीक्वेंस को, हर स्टेप को जो एल्गोरिदम दिया हुआ है, उसको हम किसी डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। देखिए, डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्यों होता है, क्योंकि डायग्राम्स जो होती हैं ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं एज कंपेयर टू कोई स्टेटमेंट के। स्टेटमेंट, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो स्टेटमेंट को पढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप जब सड़क पे भी जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स बने हुए हैं, लेकिन हर सिंबल के पीछे क्या होता है, एक पूरी स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, नो पार्किंग का है तो गाड़ी के ऊपर एक सर्कल बन के लाइन लगी होगी। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी। लेकिन अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो यही हमें वो प्रिकॉशन देते हैं कि यहाँ आपने गाड़ी खड़ी करना मना है, अदरवाइज आपका चालान हो जाएगा। तो इतनी स्टेटमेंट को लिखने की बजाय हम एक सिंबल दे सकते हैं, या हम रेड सिग्नल की बजाय जी गाड़ी स्टॉप होनी है, हम उसी जगह एक रेड सिग्नल दे सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सिंबल आप कंप्यूटर में भी देखते हैं, जब उसकी डेस्कटॉप पे जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स बनाए हुए हैं। आइकन्स भी क्या हैं जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उस प्रोग्राम की, उस स्टेटमेंट की जो हमने एग्जीक्यूट करना होता है। तो पिक्चर्स या डायग्राम एक्चुअली इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि पिक्चर या डायग्राम ज़्यादा अपील करती हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और ज़्यादा जल्दी अपने मैसेज को कन्वे करती हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, अपने क्लाइंट को आप अपना एल्गोरिदम दिखाएंगे, वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही उसको समझ आएगी। लेकिन जब आप उस सारी स्टेटमेंट्स को डायग्राम की शक्ल में, यानी कि फ्लो चार्ट की शक्ल में डिस्प्ले करेंगे, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, ज़्यादा जल्दी क्लाइंट को समझ आ जाएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली फ्लो चार्ट हमने इसीलिए बनाया है, वरना एल्गोरिदम से भी हम डायरेक्ट कोडिंग पे आ सकते थे, प्रोग्राम बना सकते थे। लेकिन अब हमने क्या किया है कि हमने फ्लो चार्ट भी बना लिया है। और अभी आप जूनियर क्लासेस में हैं, जब सीनियर क्लासेस में बड़ी हायर लेवल पे जाएँगे, तो आप देखेंगे कि आप जितने भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, जितने भी आपने प्रोग्राम बनाने हैं, उसके मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम्स होंगी। जैसे डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम होगी, यूज़ केस डायग्राम होगी, जिस तरह फ्लो चार्ट होगा, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा, जिस तरह गैंट चार्ट होगा, जिस तरह डिसीजन टेबल होगा। ये सारी चीज़ें जब आप हायर क्लासेस में जाएँगे तो पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, कि जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का क्या फ़ायदा है, मैंने बताया है कि ग्राफिक्स या पिक्चर जल्दी इंसान को अंडरस्टैंड कर देती है, बजाय इसे कि हम इसकी पूरी एक स्टेटमेंट लिखें। तो ये फ्लो चार्ट भी इसीलिए डेवलप किया गया है कि जो आपका एल्गोरिदम है, उसको हम किसी ग्राफिकल शेप में दें, और हर शेप का, हर स्टेप का उसने एक पर्टिकुलर सिंबल डेवलप किया हुआ है, जो अभी हम चल के देखेंगे। ठीक है जी? तो कहता है जी फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम की एक पिक्चर फॉर्म को हम क्या कहेंगे कि ये एक फ्लो चार्ट है। इट्स अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा, कि डाटा के फ्लो को शो करता है। एल्गोरिदम में हम क्या शो करते थे, हमें किस तरह पता लगता था कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है? टॉप से बॉटम की तरफ चल रहा होता है, यानी पहले स्टेटमेंट 1 चलती है,
फिर स्टेटमेंट 2 चलती है, फिर स्टेटमेंट 3 चलती है, इसी तरह सारी स्टेटमेंट्स चलती हैं। लेकिन जब हम एल्गोरिदम के सिंबल्स बनाएंगे तो इसमें हम एरो को शो करेंगे कि पहले ये सिंबल एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा सिंबल होगा और उन दोनों सिंबल्स के दरमियान एरो को शो करेंगे, जो क्या शो करेगा, हमारे फ्लो ऑफ डेटा या फ्लो ऑफ प्रोग्राम को शो करेगा। ठीक है जी। अब थर्ड में वो क्या कहते हैं, द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड विद इन द सिस्टम, के जो परफॉर्म सिस्टम के अंदर ऑपरेशन फॉर एग्जांपल प्लस का हो रहा है तो वो भी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो जाएगा, कोई माइनस का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है वो भी उसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा, कोई मल्टीप्लिकेशन का बनाया वो भी उसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा। सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड, कि किस सीक्वेंस से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। डिफरेंट सीक्वेंस हम पढ़ के आए थे लास्ट टाइम, शायद आपको याद हो कि एक हमारा एल्गोरिदम सीक्वेंस में चलता था, एक सिलेक्शन में चलता था। सिलेक्शन मीन एक खास स्टेटमेंट्स को हम चलाते थे, 1 2 3 चलेगी, 4 5 नहीं चलेगी, फिर 6 7 चलेगी। तो खास स्टेटमेंट को हम सिलेक्ट करके फिर एल्गोरिदम को चलाते थे, उसको सिलेक्शन कहते थे। और एक आपको याद है हमने फ्लो चार्ट का पढ़ा था, सीक्वेंस पढ़ा, लूप पढ़ा था। लूप क्या था, जिसमें 1 2 3 स्टेटमेंट्स को हम बार बार चलाई जा रहे हैं लेकिन 5 6 7 को नहीं चला रहे, तो इस सीक्वेंस को कहते थे कि ये हमारा एल्गोरिदम लूप की शक्ल में। तो ये तीन टाइप्स हम पीछे पढ़ के आ गए, अगर आपको शायद याद हो। तो इस फ्लो चार्ट की मदद से हमें वो क्या शो करेगा, हमें वो सीक्वेंस भी शो करेगा कि जिस हिसाब से हमारा एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये चार चीजें आपने याद रखनी है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फ्लो ऑफ डेटा को यूज करेगा, ऑपरेशंस का पता लगेगा, और जिस सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। जी बच्चों, कुछ फ्लो चार्ट का पता लगा है? जी। जी सर, समझ आ गई। और कौन है बाकी? बाकी किधर हैं सारे? किसी की आवाज नहीं आई। सर। जी, मैसम पता लगा है? यस सर। ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट के आपने ये 4 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, और फ्लो चार्ट मैंने बेसिकली बता दिया है किस लिए है जी, कि वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन किसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है? उस एल्गोरिदम की जो आप बना चुके हैं पहले। हर स्टेप की एक डायग्राम होगी, दूसरे स्टेप की दूसरी डायग्राम होगी, तीसरे स्टेप की तीसरी। तो जितने आपके होंगे उतनी डायग्राम को वो रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम कहेंगे कि ये फ्लो चार्ट है। और फ्लो चार्ट के रूल्स भी आपने उसको बता दिए हैं किस तरह बनना चाहिए, कि सीक्वेंस को शो करेगा, उसमें जो ऑपरेशंस हैं वो शो करेगा, और वो विजुअली फ्लो ऑफ डेटा को शो करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब वो हमें सिंबल्स बता रहा है। सिंबल्स आपने याद रख लेने हैं, और जब भी आप बनाएंगे अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इन सिंबल्स को यूज करेंगे। सिंबल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में शामिल किए हुए हैं वो चंद एक सिंबल्स हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा सिंबल है। तो जब भी आपने फ्लो चार्ट एल्गोरिदम बनाना है, एल्गोरिदम में आप सबसे पहला स्टेप और लास्ट स्टेप यूज करते थे स्टार्ट और स्टॉप का। तो हमेशा आपने अपना फ्लो चार्ट किससे शुरू करना है? इस ओवल साइन से शुरू करना है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार्ट और स्टॉप के प्रोसेस को शो कर रहा है। सबसे पहला आप सिंबल देख रहे हैं, ये डायग्राम ओवल टाइप, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्टार्ट और स्टॉप को। तो जब भी आपने अपना फ्लो चार्ट, अपने एल्गोरिदम बनाना था, उसमें आपने पहले लिखना था स्टार्ट और स्टॉप। लेकिन जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले ये ओवल शेप बनाएंगे जिसका रिप्रेजेंट कर रही है स्टार्ट, और एंड पे भी एक सिंबल ये ओवल शेप यूज करेंगे। इसका मतलब है स्टार्ट और स्टॉप के हमारे पास ओवल सिंबल्स आ गए, उसके दरमियान में बाकी सिंबल्स आएंगे। ठीक है। तो जिस तरह एल्गोरिदम का मैंने बताया था कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है? स्टार्ट और स्टॉप। इसी तरह फ्लो चार्ट में आपने सबसे पहले क्या ड्रा कर लेना है? स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल, यानी कि ओवल साइन एक सबसे ऊपर बना लेना है और ओवल साइन सबसे नीचे बना लेना है, जो शो करेगा स्टार्ट और स्टॉप को, और उसके दरमियान हमारे बाकी सारे सिंबल्स आ जाएंगे। ठीक है जी। ये हमारे इनपुट और आउटपुट को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट ले रहा है जी कि एंटर योर नंबर, एंटर योर नेम, ठीक है ना, कोई हम चीज अपने एल्गोरिदम में एंटर कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, जिसको उसने प्रोसेस करना है, तो हम कौन सा सिंबल देंगे जी? इस ओवल साइन के बाद ये हमारे पास सिंबल आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये इनपुट और आउटपुट। अच्छा, एक और चीज आपको बतानी है, ठहर जी।
अच्छा ये देखें ये सिंबल्स, ठीक है, ये हमारे पास सारे सिंबल्स हैं। ये सिंबल ओवल साइन शो कर रहा है जी हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप को। इस शुरू में ये आपकी बुक से मैंने लिया है, बुक में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से आपने एक दफ़ा और पढ़ना है इसको अच्छी तरह। सेकंड हमारे पास ये रेक्टेंगल है जो क्या शो कर रही है, प्रोसेसिंग को, कि प्रोसेस होगा। ये इनपुट और आउटपुट का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनपुट कर रहा हूँ लेट ए इज इक्वल टू ए या लेट बी इज इक्वल टू 20, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, या मैं कोई यूजर से नंबर ले रहा हूँ कि इनपुट एनी नंबर, वो कोई वैल्यू दे रहा है जी 10 दे रहा है, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ जी इनपुट एनी नंबर, मैं दोबारा ये सिंबल शो करूंगा, 2 दफा शो करूंगा, 2 वैल्यू ले लूंगा। अब जब दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई, मैं उनको सम करूंगा। सम क्या हो रहा है जी, हमारा प्रोसेस हो रहा है। तो मैं प्रोसेसिंग में कौन सा सिंबल यूज करूंगा, ये मेरे पास आपको ये रेक्टेंगल नजर आ रही है, ये मैं प्रोसेसिंग में शो करूंगा। ठीक है, इनपुट के लिए ये है। इनपुट आउटपुट के लिए अगर कोई चीज़ प्रिंट भी हो रही है, या मैं कहूँगा जी प्रिंट सम, सम को प्रिंट करो, तो इसका मतलब है प्रिंट कहाँ जा रहा है, आउटपुट पे जा रहा है। तो आउटपुट पे भी मैं क्या सिंबल यूज करूंगा, ये करूंगा। ये हमारा स्टार्ट और स्टॉप को शो करेगा, ये हमारी प्रोसेसिंग को शो करेगा। और थर्ड वन हमारा इनपुट और आउटपुट को। ये हमारा जो है डायमंड साइन, ये हमें शो करेगा डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन का क्या मतलब है, डिसीजन का मतलब ये है कि हमने कोई उसमें कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन कैसे लगाएंगे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कि अगर ए बी से बड़ा है, तो अब उसने क्या डिसीजन लेना है जी, इसका फैसला करना है कि वाकई ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो इस डायरेक्शन पे चला जाएगा, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो दूसरी डायरेक्शन पे चला जाएगा। यानी कि इस सिंबल के होते हुए में क्या पता लगेगा कि हमने डिसीजन लेना है। फ्लो चार्ट आपका डिसीजन लेगा कि उसने राइट साइड पे जाना है कि लेफ्ट साइड पे जाना है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, यानी ए बी से बड़ा होगा, तो हम फॉर एग्जांपल उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे अपने एल्गोर फ्लो चार्ट को, एल्गोरिदम को। लेकिन अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल छोटा होगा, तो हम उसको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमारे पास जो ओवल साइन है, इस साइन को हम कहेंगे कि ये हमारा डिसीजन का है। इसी तरह ये कनेक्टर का है, ये आगे चल के डिसी उसमें देखेंगे। अगर हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, वो बहुत लेंथी हो गया है, तो एंड पे हम इधर 1 लिख के और दूसरा यहाँ पे सर्कल फिर लगा के 2 लिख देंगे और उसके नीचे बाकी लिख देंगे। यानी कि ये एक कनेक्टर है, 2 एल्गोरिदम्स को आपस में जोड़ेगा। और ये पेज ऑन या ऑफ है। अगर एक पेज पे हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम सेकंड पेज पे चले जाएंगे। ये हमारी फ्लो लाइंस हैं। अब फ्लो लाइंस आपने देख लेनी है, जिस तरह यहाँ बनी हुई है, इसी तरह फ्लो लाइन का एक रूल भी है कि ये किसको शो करती हैं, आपके एल्गोरिदम को या फ्लो चार्ट के फ्लो को शो करती हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह फ्लो कर रहा है, टॉप से बॉटम या लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो फ्लो लाइंस हैं जो आपके प्रोग्राम के या आपके एल्गोरिदम के फ्लो को शो करेंगे। अब ये प्री डिफाइंड प्रोसेस है, यानी इधर मैं कोई प्रोसेस लगाना चाहूँ या मैं खुद से कोई सम का या किसी चीज़ का फंक्शन क्रिएट करके उसको मैं इस एल्गोरिदम में जॉइन करना चाहूँ, तो मैं ये सिंबल यूज़ कर लूँगा। लास्ट में हमारे पास रिमार्क आएगा। अगर रिमार्क्स मैंने यहाँ शो करने, तो यहाँ ये जहाँ मेरा पॉइंटर जा रहा है, यहाँ मैं रिमार्क्स लिख दूंगा कि दिस इज़ माई फर्स्ट एल्गोरिदम या दिस इज माय फर्स्ट फ्लो चार्ट। तो अगर रिमार्क्स आपने ऐड करने हैं अपने एल्गोरिदम्स में, फ्लो चार्ट में, तो आप ये सिंबल यूज करेंगे। ये चंद एक सिंबल्स हैं जो आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। जब भी आप अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इन्हीं सिंबल्स को यूज करेंगे, चाहे हायर क्लासेस में जाके बनाएं चाहे जूनियर क्लासेस में बनाएं, सिंबल्स यही रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो, आप अभी इनको अच्छी तरह यहीं पे याद कर लें, इनका पर्पस समझ लें, इनको डायग्रामिकली अच्छी तरह ड्रॉ कर लें, ताकि आपको इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारे पास आगे क्या है। सिंबल में पता लग गया। अब वो कहता है गाइडलाइंस क्या है फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। अब हमें फ्लो चार्ट का पता है जी कि क्या है, क्या शो कर रहा है। वो कहता है इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर मीन एक तरतीब से होती हैं, ऐसे नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आपका एल्गोरिदम चलेगा या फ्लो चार्ट चलेगा, उसकी लॉजिक सही होनी चाहिए। अगर लॉजिक सही नहीं होगी, तो हमारे पास कौन सा एरर आ जाएगा, लॉजिकल एरर आ जाएगा। अब वो कहता है फ्लो चार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिस तरह एल्गोरिदम में हमने पढ़ा था
कि एल्गोरिदम हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर कोई एरर होगा, कोई एम्बिग्विटी होगी, कोई परेशानी होगी, तो हमारा जो आगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रोग्राम डेवलप करने चाह रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए फ्लो चार्ट भी क्या नीट और क्लीन और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। और ये 4th पॉइंट मैंने भी आपको बताया था, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, कि क्या शो करता है कि जी हमारा प्रोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। ये देखें, ये मैंने आपको बताया कि हमारा, इसका मतलब है पहले हमारा ऊपर स्टार्ट है, स्टार्ट से नेक्स्ट स्टेप पे आया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आया। प्रोग्राम हमेशा टॉप टू बॉटम चलेगा, नीचे से ऊपर कभी भी नहीं चलता। तो वो यही बता रहा है कि आपने जब फ्लो लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो ये प्रोग्राम में शो करेगा कि आपका प्रोग्राम फ्रॉम टॉप टू बॉटम चल रहा है या लेफ्ट टू राइट। अभी मैंने बताया कि जब डिसीजन लेंगे तो हमारा प्रोग्राम या इस तरफ चला जाएगा या प्रोग्राम इस तरफ चला जाएगा। तो ये एरो जो है हमारे पास लेफ्ट या राइट दोनों साइड पे हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि हमारा जो है एरो है टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा या लेफ्ट से राइट की तरफ जा सकता है, दोनों साइडों पे जा सकता है। ये देखें, ये देखें फ्लो लाइन, ठीक है ना। जब हम डिसीजन लेंगे ये वाला हमारा करेंगे तो यहाँ हमारा टॉप से बॉटम की तरफ आएगा, और यहाँ जब हम कनेक्ट करेंगे तो एक राइट साइड पे जाएगा, और यहाँ कनेक्ट करेंगे तो एक लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो इसलिए हमारा जो फ्लो चार्ट है वो टॉप से बॉटम की तरफ होना चाहिए या लेफ्ट से राइट की तरफ होना चाहिए, जैसे ये। अब वो कहता है जी नेक्स्ट ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर एट डिसीजन सिंबल। अब इसमें डिसीजन सिंबल का कौन सा है, बट टू लाइंस वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट। अब ये देखें डिसीजन का सिंबल कौन सा है, मैंने आपको बताया ये डिसीजन का सिंबल है। अब वो कहता है कि जब भी आप डिसीजन का सिंबल लगाएंगे, इसमें एंटर कितनी हो रही है, एक फ्लो लाइन एंटर होगी यहाँ से यहाँ तक, और एक फ्लो लाइन ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्लो लाइन हमारी एंटर हो रही है। नजर आ रहा है बच्चों आपको? जी कहाँ पे हैं सारे? Yes. ठीक है ना। जी सर, नजर आ ये रहा है। हमारे डिसीजन का सिंबल है, यस सर। ओवल साइन। अब वो कहता है इसमें आपने फ्लो लाइन ये वाली लाइंस किस तरह लगानी है इसमें। इसमें हमेशा एक लाइन जो होती है टॉप से बॉटम की तरफ आ रही होती है, जो इनपुट कर रही होती है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो हमारे पास दो लाइंस होती है। अभी मैंने बताया है ना कि एक लाइन इधर जा सकती है फ्लो लाइन, और एक फ्लो लाइन इधर जा सकती है। तो वो बता रहा है क्योंकि अगर कंडीशन यहाँ पे हम सही लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है वाकई, तो यहाँ ट्रू पे चला जाएगा, इधर फ्लो लाइन आ जाएगी, और अगर फॉल्स है, ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे चली जाएगी यानी फॉल्स आ जाएगी। ठीक है ना। तो यही वो बता रहा है, ये देखें इसको समझें। वो कहता है एंटर अ डिसीजन सिंबल, वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल, कि एक फ्लो लाइन जो है वो डिसीजन सिंबल में एंटर होगी, यहाँ पे एंटर होगी, लेकिन लीव कितनी करेंगी, बट टू फ्लो लाइंस वन फॉर ईच पॉइंट मस्ट लीव इट, के दो लाइन इसमें से निकलेंगी। ये देखें एक लाइन यहाँ पे फ्लो लाइन एंटर होगी, और दो फ्लो लाइंस एक यहाँ पे निकलेगी और एक यहाँ पे निकलेगी, क्योंकि इसने डिसीजन लेना होता है। तो ये वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह इनको हमने यूज करना है। ठीक है। ये के नीचे क्या है, ये देखें कि एक हमारी इसमें लाइन एंटर हो रही है और दो लाइन इससे लीव कर रही हैं। आगे देखें आगे क्या रूल बता रहा है वो। ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज इन कंजक्शन विद द टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल को क्या कह रहा है जी, वो जहां हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां भी हमारी एक लाइन आएगी, ज्यादा लाइन नहीं आ सकती। इसका मतलब है हमारा ऊपर से सारा फ्लो चार्ट चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट और स्टॉप के सिंबल उसने दिए हुए हैं कि स्टार्ट भी हमारा एक लाइन फ्लो लाइन निकलेगी और स्टॉप में भी हमारी एक फ्लो लाइन आएगी। अब ये देखना है जी कि कमेंट्स किस तरह लिख सकते हैं। मैंने बताया था ये कमेंट का एक सिंबल है और इसमें आपने अपने कमेंट्स लिखने होंगे। दिस इज कॉन्फिडेंशियल डाटा। अगर कोई आपके एल्गोरिदम में फ्लो चार्ट में कोई कमेंट है इंपॉर्टेंट है आप लिखना चाहते हैं, तो फिर इस सिंबल के साथ लिखेंगे। और बेसिकली कमेंट्स लिखे क्यों जाते हैं, कमेंट्स प्रोग्राम की या एल्गोरिदम की रीडेबिलिटी को पढ़ने के लिए समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर जहां आपका बहुत लेंथी एक फ्लो एल्गोरिदम बना हुआ है, तो उसमें एल्गोरिदम में आप देखना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं कि यहाँ से सम का फंक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ से माइनस का फंक्शन शुरू हो रहा है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए, याद करने के लिए आप कमेंट्स लिख सकते हैं इस सिंबल के साथ, क्योंकि इनको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हमारा एल्गोरिदम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सम का और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है माइनस का। तो ये एल्गोरिदम्स आप अपने लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये हमारे कनेक्टर का है। फॉर एग्जांपल ये हम एल्गोरिदम लिखते आ रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब नीचे हमारा पेज ख़त्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ये सिंबल लगा देंगे जो दो एल्गोरिदम्स को जॉइन करेगा। इसका नंबर ए, और इसके बाद हम दूसरे पेज पे दे देंगे ए, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके बाद नीचे स्टेप। इसका मतलब है कि 3 के बाद ये सारे स्टेप्स आएंगे, लेकिन ये सिंबल क्या कर रहे हैं, ये सिंबल इन दोनों फ्लो चार्ट को सिंबल्स को जॉइन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि स्पेस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने ये सिंबल्स लगा के इसको अलहदा लिख दिया, इसको अलहदा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है, यही है कि ये 3 स्टेटमेंट्स के बाद ये वाली 3 स्टेटमेंट्स आएंगी, और ये सिंबल किसको शो कर रहा है, ये सिंबल आपके 2 फ्लो चार्ट्स को ज्वाइन करने का शो कर रहा है आपको। नेक्स्ट क्या कहता है जी, इट इज यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ सिंबल प्रेसिंग थ्रू इट सिंपल टेस्ट डाटा। इसी तरह हमने एल्गोरिदम में टेस्ट डाटा दिया था, टेस्ट डाटा दे के चेक करते थे कि हमारा एल्गोरिदम सही काम कर रहा है। इसी तरह हम फ्लो चार्ट में भी टेस्ट वैल्यूज देंगे। जब टेस्ट वैल्यू देंगे, अगर सम की है, हम 2 वैल्यूज दे देंगे इनपुट सिंबल में, a इज इक्वल टू 10 दे देंगे, b को 20 दे देंगे, और फिर सम देखेंगे कि सम ये हमारा सही निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। अगर सही से हम निकाल रहा होगा तो इसका मतलब है हमारा एल्गोरिदम भी ठीक है, हमारा फ्लो चार्ट भी सही काम कर रहा है। ठीक है जी बच्चों, कुछ एल्गोरिदम फ्लो चार्ट की कुछ समझ आई है जी, बताएं सब बच्चों। आज का Yes, टॉपिक sir. बड़ा इम्पोर्टेंट था और बहुत कम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि ये आगे चल के आपके हर टॉपिक से रिलेट करेगा, तो इसको अच्छी तरह समझ लेना। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का जिसको नहीं समझ आई हो, सिंबल्स आपने इसके अच्छी तरह याद कर लेने, बुक में दिए हुए हैं, ये सारे सिंबल आपने याद कर लें। ठीक है जी, तो ये सिंबल याद हो जाएंगे। सबसे पहले जब भी आपने फ्लो चार्ट बनाना है, आपने कौन सा सिंबल बनाना है, ये ओवल साइन बना देना है स्टार्ट में और स्टॉप में। इसका मतलब है कि हमारा फ्लो चार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जिस तरह एंड हो रहा है। जिस तरह एल्गोरिदम में हम स्टार्ट और स्टॉप लिखते थे, उन दोनों के दरमियान हम बाकी अपने एल्गोरिदम की बाकी स्टेटमेंट्स लिखते थे। इसी तरह स्टार्ट और स्टॉप के सिंबल के दरमियान बाकी हम सिंबल्स ऐड करेंगे, जो शो करेगा कि इन बाकी स्टार्ट और स्टॉप के दरमियान बाकी हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट कर रही हैं। तो ये आपने कर लेना है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये डिसीजन मेकिंग का है और ब्रांचिंग का है। डिसीजन मेकिंग में आपने बताया था कि जब भी आपने डिसीजन लेना हो, किसी कंडीशन को प्रूव करना हो, किसी कंडीशन को वेरीफाई करना हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम वो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये डायमंड साइन यूज कर लेंगे। डायमंड साइन का उसने बताया है कि डायमंड साइन में हमेशा एक फ्लो लाइन एंटर होगी, लेकिन जब इससे बाहर निकलेंगी तो 2 फ्लो लाइंस आउट होंगी, एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉर एग्जांपल हमारा ट्रू साइड पे चला जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो समझ ले कि हमारा जो फ्लो है वो फॉल्स साइड पे चला जाएगा। ये दो हमारे उसको कनेक्टर है, जो फ्लो, अगर हमारा फ्लो चार्ट ज़्यादा लेंथी है तो इसके ज़रिए हम दो अपने पोर्शंस को जोड़ सकते हैं। ये पेज ऑन और पेज ऑफ पे, अगर पेज पे नहीं आ रहा, ये हमारे फ्लो लाइन को शो करेगा, और ये हमारे किसी प्री डिफाइंड फंक्शन को, जिस तरह हमने फंक्शन को डेवलप किया हुआ है उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और ये हमारे रिमार्क्स को शो करेगा। तो ये कुछ सिंबल हैं, ये आपने अच्छी तरह इनको याद कर लेने हैं। इनकी गाइडलाइंस भी देख लेनी है। गाइडलाइंस वही हैं जो हमने अभी बोली हैं, जो हमने अभी पढ़ी हैं। इस हर एक को पता लग जाएगा क्या क्या है जी, कि सिंबल जो हैं वो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, फ्लो चार्ट के क्लियर होने चाहिए। जब सिंबल्स क्लियर होंगे हमारे पास, तो हमारा जो प्रोग्राम डेवलप होगा वो भी होगा। समझने में जो क्लाइंट आपके पास आएगा, अपना प्रोग्राम समझाने बनवाने आएगा, उसको इन फ्लो चार्ट्स के ज़रिए ही आपने एक्सप्लेन करना है। जब वो सिंबल्स के ज़रिए अंडरस्टैंड कर लेगा तो फिर वो आपको ओके कर देगा कि ठीक है, आप इसका प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमने उसको किसके ज़रिए एक्सप्लेन करना है, हमने उसको इन सिंबल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करना है। तो सिंबल्स फ्लो चार्ट बनाते हुए हमारे पास कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसा एरर नहीं होना चाहिए
जिससे हमारा क्लाइंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े या उसे पता हो कि इसको बनाना ही नहीं आता। तो हमेशा इन सिंबल्स को अच्छी तरह याद रखना है और इन सिंबल्स के यूजेज को भी पता करना चाहिए कि किस तरह ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास डिसीजन है और ये फ्लो लाइन है और ये कमेंट्स के हैं, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह कमेंट लिखते हैं। और ये हमारे पास कनेक्टर है, अगर दो फ्लो चार्ट के दो पार्ट्स को हमने जोड़ना हो तो हम ये लिख देंगे और दरमियान में यहाँ इस सर्कल में कोई भी लिख देंगे। 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 जोड़ना, इसका मतलब है 1 to 1 ज्वाइन करेगा और हमारा फ्लो। ये मैंने एक आपको दी है। आपने फ्लोगोरिदम वाली भी वीडियो देखनी है, उसमें आप देखेंगे किस तरह जब आप एल्गोरिदम्स की स्टेटमेंट्स को लिखते जाएंगे तो वो फ्लो चार्ट में कन्वर्ट होती हुई उसकी डायग्राम बनाती जाएगी। तो फ्लोगोरिदम वाली आपने भी वीडियो देखनी है और ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाने की भी एक और ये वीडियो देखनी है। ये दोनों वीडियोस आपने देखनी है जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। होम असाइनमेंट्स का क्या है जी? होम असाइनमेंट अभी तक आप लोगों की किसी की नहीं आ रही है, कोई भी नहीं बना रहा है जी। बेटा किसने लिखना शुरू किया असाइनमेंट? जी बच्चों बताएं कि कोई भी नहीं बना रहा अभी असाइनमेंट। सर अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया, इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह मैं बेटा कोशिश जल्दी करूंगा कर कि लें क्योंकि कंप्लीट हो आपके जाए। पास फिर इसी तरह टाइम जो है वो इकट्ठा काम सारा इकट्ठा हो और कोई पता नहीं मिसमैच में किसी दिन कॉपीज वगैरह हेड ऑफिस मंगवा लें तो फिर आपको सारा काम जो है वो एक दिन में करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप आहिस्ता जी आहिस्ता सर। और डेली बेसिस पे सब बच्चे काम करते जाएं, लेकिन काम करने से पहले आपने अपने वो वीडियो भी देख लेनी है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह उसमें राइटिंग करनी है, किस तरह उसमें होम असाइनमेंट करनी है। तो उसी सर हिसाब से करके, ठीक है? ऐसा ना हो कि मैडम मंगवा लें किसी दिन के जी 10th क्लास की कंप्यूटर की कॉपीज आ जाएं कल परसों, तो फिर वो आपको सर प्रॉब्लम होगी। जी बताएं। ये जी जो होम असाइनमेंट है इसके नोट्स भेजें ताकि हम उसको कॉपी पे लिख लें। बेटा नोट्स हमने भेज दिए हुए हैं, आपने कभी चेक ही नहीं किया मेरा ख्याल है गूगल क्लासरूम, नहीं चेक की ना? गूगल सब क्लासरूम पे मैंने देखा है कोई इसमें नोट्स नहीं आए हुए। ये आए हुए हैं नोट्स, उसमें आए हुए सर हैं। ये सिर्फ पीपीटी आती होती है और तो कुछ